हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज का जो एसेंशियल इंग्लिश एडिटोरियल का आर्टिकल है वो है द राइट बैलेंस। द हिंदू का आर्टिकल है द राइट बैलेंस। यहाँ पर हम पूरा उस एडिटोरियल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ में टोन को आइडेंटिफाई करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ऑथर की टोन्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले वोकैबुलरी जो भी उस आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। So, the first one is strong R. This is an adjective जिसका मतलब होता है वायलेंस का प्रयोग करना, धमकी का प्रयोग करना या फिजिकल फोर्स का प्रयोग करना, ठीक, और उसकी वजह से किसी से कुछ काम करवाना। वायलेंस का प्रयोग करना या फिर क्या करना, फिजिकल फोर्स का प्रयोग करवा के किसी से कोई काम करवाना, ठीक, क्या कहलाता है ये? स्ट्रॉन्ग आर्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है वेंचर। दिस इज अ वेंचर। वेंचर इज अ वर्ब। स्ट्रॉन्ग आर्म क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेंचर का मतलब होता है वर्ब। स्वैच्छिक, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, सहज, ठीक। वेंचर वॉलंटियर, कुछ कहना या करना, ठीक। डेयर टू से समथिंग और डू समथिंग, वॉलंटियर अपने मन से। नेक्स्ट आता है एनक्रोचमेंट। MENT लगा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में MENT लगा होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। इंट्रूजन ऑन, इंट्रूजन के साथ क्या लगता है? ऑन लगता है। इंट्रूजन ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, किसी व्यक्ति की टेरिटरी में, उसकी सीमा के अंदर इंट्रूजन कर देना, इंट्रूड करना, वो कहलाता है एनक्रोचमेंट, यानी कि अतिक्रमण करना, अपनी सीमा से बाहर निकलना। नेक्स्ट आता है मूट। मूट ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, ये होता है एक एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है डिबेटेबल। डिबेटेबल या फिर आर्गुएबल। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में, नोट कर लीजिए मेरे साथ, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एबल लगता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? एडजेक्टिव होता है। डिबेटेबल, मूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल, क्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल, ठीक, केपेबल, अनएबल, अनकेपेबल, जितने तरह की वर्ड जिन क्लास में एबल आपको दिख रहा है वो सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? विवादास्पद होता है, यानी कि जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है। नेक्स्ट आता है कंफर्म। CONFORM, कंफर्म, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना या फिर अबे करना, मानना, समझना। कंफर्म, CONFORM, कंफर्म। नेक्स्ट आता है डीम। डीम भी होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है समझना, कंसीडर करना, समझना, राइट। नेक्स्ट आता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है वैधता, कंफर्मिटी टू द लॉ और टू द लॉज, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग किसी चीज का होना, उससे कंफर्म करना, उससे क्या करना, उसको अबे करना, है ना। अभी भी हमने ये वर्ड पढ़ा ना, कंफर्म, वहीं से ये वर्ड बना है कंफर्मिटी, मतलब क्या करना? अबेइंग टू द लॉ और टू द रूल्स, यानी कि रूल्स को और लॉ को फॉलो करते हुए कोई काम करना। तो वो काम कैसा होता है? लेजिटिमेट होता है। ये प्रक्रिया, ये चीज, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्ट क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है, नाउन लेजिटिमेसी। नेक्स्ट आता है फ्लैश स्ट्राइक। फ्लैश स्ट्राइक का मतलब होता है एकदम जो स्पॉन्टेनियस और एकदम सडन स्ट्राइक होती है उसे हम कहते हैं फ्लैश स्ट्राइक। स्ट्राइक नाउन है चाहे कोई भी हो, ठीक। तत्काल हड़ताल इसे हिंदी में कहा जाता है, ये एक नाउन होता है ना। स्पॉन्टेनियस एंड सडन स्ट्राइक इज कॉल्ड एज अ फ्लैश स्ट्राइक। नेक्स्ट इज अ डिसोबे। नाइन्थ वर्ड इज डिफाई। डिफाई इज अ वर्ब व्हिच मींस डिसोबे, यानी कि अवज्ञा करना, न मानना, ठीक है, डिफाई कर देना। नेक्स्ट आता है कर्व। 10th वर्ड इज कर्व। कर्व एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्शन, रोक कहते हैं इसे, नियंत्रण या फिर रोक। किसे? कर्व। कंट्रोल भी होता है ना कि पॉल्यूशन को कर्व करना है, ठीक, तो वही है रिस्ट्रेन, क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है ग्रेचुइशियस। ग्रेचुइशियस इज लास्ट में, इस वर्ड के लास्ट में OUS लगा, सो दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ग्रेचुइशियस, OUS, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगा हो, ठीक, जैसे नोटोरियस, फेरोशियस, OUS लगा है, वो सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगा होता है वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलिए, तो ग्रेचुइशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डन विदाउट गुड रीजन, बिना बात के, अनजस्टिफाइड कहते हैं इसे, ठीक है। जब कोई काम बिना बात के किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रेचुइशियस, अपनी मर्जी से, बिना बात के, अनजस्टिफाइड।
नेक्स्ट आता है ट्वेल्थ वर्ड इज delegitimize is a verb which means to make something seem not valid or not acceptable, यानी कि कोई चीज को ऐसा दिखाना कि एक्सेप्टेबल नहीं है या ये चीज वैलिड नहीं है, ये वैध नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, डीलेजिटिमाइज कर देते हैं। ठीक है, किसी चीज को वैलिड ना रहने देना, वैध ना रहने देना, लेजिटिमेट रहना, वैध रहना, और डीलेजिटिमाइज मतलब वैध ना रहने देना, वो वर्ब होता है। ठीक है, एक्शन शो करने वाला हर एक वर्ड जो किसी काम को शो करता है, किसी क्रिया को बताता है, हर एक वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं सर्टिट्यूड, यूडीई, चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे एटीट्यूड हो, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में यूडीई लगा हो, ठीक है, टीयूडीई, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में आपको टीयूडीई दिखाई देगा, ये सफिक्स उस वर्ड को क्या बना देती है, नाउन बना देती है, चाहे एटीट्यूड हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, ठीक, चाहे सर्टिट्यूड हो, चाहे ग्रेटिट्यूड हो, ये सब नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है निश्चितता। सर्टिट्यूड मींस श्योरिटी, निश्चितता, है ना, सर्टेनिटी भी से कहते हैं। नेक्स्ट इज डाइसेंट। डाइसेंट इज अ वर्ब। डाइसेंट एक वर्ब होता है, एक एक्शन शो करने वाला वर्ड है, विच मीन्स टू डिफर इन ओपिनियन, यानी कि मतभेद होना। आप कुछ और सोचते हैं और दूसरा कुछ और सोचता है, मतभेद होना कहलाता है डाइसेंट होना। नेक्स्ट इज 15th वर्ड इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी क्या होता है, बेनिफिशियल या फिर गुड, जिसे हम हिंदी में लाभदायक भी कहते हैं। सैल्यूटरी टू हेल्थ कहते हैं ना, सैल्यूटरी टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे डेलेटेरियस होता है हार्मफुल, उसी तरह से सैल्यूटरी क्या होता है, लाभदायक होता है। सैल्यूटरी का उल्टा होता है डेलेटेरियस या फिर इंजूरियस। ठीक, दोनों ही एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक वर्ड की, वो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव इजी वर्ड है, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नहीं, अभी धीरे धीरे करके क्लियर कर रहे हैं, है ना, कुछ बेसिक रूट वर्ड्स भी नहीं पता, तो उनकी मदद के लिए मैं बता देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स मैनेजमेंट, प्रशासनिक, ठीक, शासन से संबंधित, दैट इज प्रशासनिक। अब आता है अगला ऑर्गेनिक। क्या था ना, ऑर्गेनिक है, ये खाना ऑर्गेनिक है, यानी कि नेचुरल होता है, इसका मीनिंग होता है नेचुरल, लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है ऑर्गेनिक का, दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड होना या ऑर्गेनाइज्ड होना, विच मीन्स संगठित, ठीक, स्ट्रक्चर्ड होना या ऑर्गेनाइज्ड होना, विच मीन्स संगठित, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, OUS, स्पॉन्टेनियस, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगा हो सारे क्या होते हैं, जल्दी से आंसर कर सकते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव, राइट। अभी अभी हमने बात करी थी, तो इसका मतलब होता है अनफोर्स्ड या फिर वॉलंटरी, स्वैच्छिक। स्पॉन्टेनियस है कोई काम खुद से हो रहा है ना, स्वैच्छिक रूप से हो रहा है, तो वो अनफोर्स्ड है, किसी ने जबरदस्ती से नहीं करा है, जोर जबरदस्ती से नहीं करा है। नेक्स्ट वर्ड इज 19th which is an axiom. Axiom is a noun, इसका मतलब होता है सूक्ति, है ना, स्टेटमेंट which is regarded as being established or accepted। कोई सूक्ति, कोई कहावत कहते हैं ना, जो पहले से चली आ रही है, तो वो एक्सियम कहलाती है, तो ये एक नाउन होता है। नेक्स्ट आता है रेंडर। रेंडर मीन्स कोई काम करना या किसी को बनाना, ठीक, मेक, रेंडर मीन्स मेक, बनाना, वर्ब होता है। रेंडर के बहुत सारे मीनिंग होता है, हमारे पैसेज के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग आ रहा है बनाना। अगला आता है एक इडियम, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के चैप्टर के लिए, आज के इस आर्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि एक इडियम यूज हुआ है, वो क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। इसका मतलब होता है विदाउट नोइंग ऑल ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि एपरेंटली, है ना, मतलब पूरे के पूरे फैक्ट्स ना पता होते हुए, पूरे फैक्ट्स नहीं पता, सारी जानकारी, सारे आंकड़े, सारे तथ्य ना पता होते हुए जो बातें हुई हैं वो एपरेंटली होती हैं, लगभग तौर पर, आंशिक तौर पर, ठीक है, पता नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपर ऊपर की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 22nd वर्ड की, दैट इज एडजुडिकेशन। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ION लगा होता है क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जिसका मतलब होता है जज करना, है ना, न्यायिक निर्णय लेना। कोई भी न्यायिक निर्णय एडजुडिकेशन कहलाता है, चाहे आर्बिट्रेशन हो चाहे जजिंग हो, है ना, कोई भी न्यायिक निर्णय या कोई भी न्यायिक फैसला क्या कहलाता है, एडजुडिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है इनएविटेबल। देखिए इसके लास्ट में भी एबल लगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एबल लगा होता है वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इनएविटेबल, यानी कि श्योरली, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल ना, सर्टेन टू हैपन, जो चीज होनी ही होनी है, जैसे टाल ही नहीं सकते,
इनएविटेबल। नेक्स्ट आता है कन्फाइन। कन्फाइन एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है एनक्लोज, घेर लेना या कैद कर लेना या बंद कर लेना, ठीक, कन्फाइन, एनक्लोज। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ रोज रोज मैं देती हूं, और वो मैं देती हूं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के लास्ट में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। स्टिल मैं आपको अलग से बता देती हूँ, t.me/examniti, ठीक है। यहां पर जाकर आपको इस वीडियो का, ये जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। आज का हमारा जो एडिटोरियल का टॉपिक है दैट इज द राइट बैलेंस, एक सही सटीक बैलेंस, सामंजस्य। Sudden organic protest should not automatically invite the state's strong arm, यानी कि अचानक होने वाली वॉलेंटरी जो प्रोटेस्ट होती हैं, ऑर्गेनिक अभी हमने पढ़ा ना, स्वैच्छिक जो प्रोटेस्ट होती हैं, उनको खुद ऑटोमेटिकली, मतलब खुद से खुद बाखुद वो इनवाइट नहीं कर लेनी चाहिए, वो आमंत्रित नहीं कर लेनी चाहिए राज्य सरकार के वॉयलेंस को, यानी कि राज्य सरकार को वॉयलेंट नहीं होना चाहिए इस प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स लोगों के ऊपर, जो अचानक से होती हैं और जो ऑर्गेनिक होती हैं, स्वैच्छिक रूप से होती हैं, वॉलंटरीली होती हैं, लोग अनफोर्स होती हैं, कोई फोर्स करके उन्हें नहीं करवाता। तो राज्य सरकार को भी लीनियंट रहना चाहिए, उन पर एकदम से हमला नहीं करवा देना चाहिए, उन्हें थ्रेट्स नहीं देने चाहिए कि अगर यहाँ से नहीं हटे तो तुम पे हमला हो जाएगा या तुमको उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाएगी, है ना। कोई वायलेंट फिजिकल वायलेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आगे, long after Shaheen Bagh became a potent symbol of democratic resistance, बहुत लंबे समय के बाद, जब से कि शाहीन बाग एक बहुत मजबूत सिंबल बन चुका है लोकतंत्र के रेजिस्टेंस का, यानी कि किस तरह से लोकतंत्र पे रुकावट आ रही है, लोग रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करने वाले लॉ, तो डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ है उस लॉ के अगेंस्ट ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन चुका है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा सिंबल बना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज वेंचर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वॉलंटियर किया है, इट डेयर टू से, टू होल्ड, उसने बोला टू होल्ड दैट एनी सच इंडेफिनिट ब्लॉकेड, यानी कि ऐसा कोई भी अनिश्चित काल का अगर ब्लॉकेड करते हैं, यानी कि नाकाबंदी करते हैं, रास्ता ब्लॉक करते हैं, ऑफ अ पब्लिक पाथवे, सड़क चलता रास्ता, वो अगर आप उसको बंद करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। आगे, एंड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन, और ये भी कहा है कि प्रशासन को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और टू टेक एक्शन, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, टू रिमूव करने के लिए अतिक्रमण को, और रास्ते में जो भी उसके बाधाएं आती हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, उसको एक्शन लेना चाहिए। प्लेस्ड ड्यूरिंग सच प्रोटेस्ट, इस तरह की प्रोटेस्ट, इस तरह की जब ये हड़ताल चल रही होती है तो उनके जो ये अनशन चल रही होती है, तो इन अनशनों के बीच अगर रोड ब्लॉक हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है, बाधा हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो रहा है पब्लिक रोड पर, तो फिर सरकार, उस प्रशासन को क्या करना चाहिए? स्टेप लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट कहा। आगे, द कोर्ट्स असर्शन, कोर्ट ने जो ये बात कही है, वॉज मेड, उसका ये स्टेटमेंट जो जारी हुआ है, वॉज मेड इवन while appreciating the existence of the right to peaceful protest against our legislation, ये कोर्ट ने स्टेटमेंट तब जारी किया है, was made तब दिया गया है, even while, जबकि, मतलब even while आप कब यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। एक तरफ तो कोर्ट ने ये बात कही, दूसरी तरफ कोर्ट ने क्या किया है? अप्रिशिएट किया है, यानी कि प्रशंसा की है उस एग्जिस्टेंस की जो कि अभी एग्जिस्ट करती है, क्या? उस राइट की जो कि अगर हम पीसफुल, शांति भरी अनशन करते हैं लेजिस्लेशन के, यानी कि प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण अनशन के अस्तित्व की तारीफ कर रहा है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ ये कह रहा है लेकिन अगर ये पब्लिक रास्ते को, पब्लिक वे को, पब्लिक पाथवे को ब्लॉक करते हैं, हिंडर करते हैं, स्ट्रक्ट करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर सरकार को, प्रशासन को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। यानी कि दो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्ट्रास्टिंग है, इसलिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ, कौन सा कनेक्टर यूज हुआ? इवन वाइल यूज हुआ। आगे, ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि अपेरेंटली अगर देखा जाए तो, है ना, ऊपर ऊपर की बात अगर की जाए तो,
द कोर्ट्स विदाउट फैक्ट्स की अगर हम बात करें, द कोर्ट्स व्यू, कोर्ट का ये जो व्यू है, जो मत है, अराइजेस, कहां से उगता है, कहां से आता है, फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स। ये दो एक दूसरे के एकदम अपोजिट अधिकार है ना, इनको बैलेंस करने की नीति से ये कोर्ट का स्टेटमेंट उजागर होता है। मतलब आया कहां से ये बात, तो कोर्ट का ये जो एक व्यू है, ये दोनों बातों को अपनी तरफ से कॉन्ट्रास्टिंग है कि प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुल, लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते, लोगों को आने जाने की परेशानियां नहीं दे सकते। ठीक, प्रशासन के अगेंस्ट पॉसिबल है प्रोटेस्ट करना, पर उसकी वजह से कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दो ये जो कोर्ट की तरफ से ओपिनियंस आए हैं, ये कैसे हैं, ये बैलेंसिंग करते हुए हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग राइट्स को, अधिकारों को। द राइट टू प्रोटेस्ट, एक तो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार, और दूसरा है राइट टू फ्री मूवमेंट। और एक हम जो है फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब कैसा मूवमेंट, टू फ्री मूवमेंट मतलब कोई आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। तो दो आंदोलन है, दोनों आंदोलन है, एक की रास्ता जो है वो फ्री होना चाहिए, रास्ते में कोई ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और दूसरा प्रोटेस्ट भी होनी चाहिए, अनशन भी कर सकते हैं। दोनों राइट्स है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, तो कोर्ट का व्यू भी जो आया वो दोनों को बैलेंस करता हुआ आया है। हाउएवर, हालांकि, है ना, अब बातों को फिर से क्या कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। हाउएवर, कनेक्टर्स जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे कंजंक्शंस ही होता है, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग होता है। देखिए, हाउएवर, अ मूट क्वेश्चन, मूट आपने पढ़ा ना अभी भी, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब क्या होता है, डिबेटेबल। एक विवादास्पद सवाल ये है वेदर द मैनर, क्या तरीका, एंड कंटेंट, और जो मेन विषय है, क्या तरीका और विषय ऑफ अ प्रोटेस्ट, अनशन का तरीका और विषय शुड ऑलवेज कंफर्म टू फॉर्म्स, क्या हमेशा उन्हीं फॉर्म्स को अबे करता रहना चाहिए, विच डीम्ड एक्सेप्टेबल बाय द लॉ, जो कि लॉ के द्वारा स्वीकार्य हैं, ऐसी समझी जाती हैं कि लॉ के द्वारा स्वीकार्य हैं। क्या प्रोटेस्ट हमेशा उसी तरह की होगी? अब सवाल ये उठता है, प्रोटेस्ट बाय देयर वेरी नेचर, अनशन का तो नेचर ही है, वो अपने नेचर से ही आर नॉट ऑलवेज रूटेड इन लीगैलिटी। देखा जाए तो वो लीगैलिटी के अंदर आती ही नहीं है, लॉज के अंदर तो अनशन का कोई जनरली देखा जाए तो उनका वो पूरी तरह से रूटेड है ही नहीं, क्योंकि प्रशासन ने ही जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों की तो अगेंस्ट जाके प्रशासन के नियमों के अगेंस्ट जाके ही तो अनशन हो रही है, तो उनका तो कोई नियम है ही नहीं देखा जाए तो। बट रादर डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम द राइटनेस, लेकिन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं लेजिटिमेसी, वैधता को डिराइव करते हैं, बट रादर डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम द राइटनेस ऑफ द अंडरलाइन कॉज। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो कॉज है उसके अंतर्गत जो एक रीजन है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रही है, वो कितना मायने में सही है, किस हद तक सही है, उसकी राइटनेस पे डिपेंड करता है। वो वहां से उसकी वैधता से डिराइव होता है, उसकी वैधता पे डिपेंड करता है कि प्रोटेस्ट का रीजन कितना सही है, एंड द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, और उस रीजन को, उस कॉज को कितना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये हमेशा लीगैलिटी की अगर बात करें, कानून की बात करें, तो प्रशासन के तो अगेंस्ट ही है ना, देखा जाए तो लॉज के तो, लीगैलिटी के तो अगेंस्ट ही है, न्याय के अंतर्गत तो नहीं ही है प्रोटेस्ट, है ना। आगे देखिए, इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में दे आर अगेंस्ट लॉज एंड रेगुलेशंस परसीव्ड एज अनजस्ट, बहुत सारे केसेस में ये उन नियमों और उन निर्देशों के अगेंस्ट समझी जाती है जो कि कैसे होते हैं, अनजस्ट होते हैं। मतलब जस्ट मतलब न्यायपूर्ण, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, जो कि न्यायपूर्ण नहीं होते। तो जनरली तो बहुत सारे केसेस में प्रोटेस्ट तो तभी की जाती है जब ये लॉज या रेगुलेशन कुछ अन्यायपूर्ण होते हैं, अन्याय से भरे हुए। अब मेन जिस्ट की बात करते हैं, आपको एक ओवरऑल क्लू मिल गया, हिंट मिल गया। अब बॉडी की बात करते हैं, मेन जिस्ट। देखिए, अब फ्लैश स्ट्राइक, तत्काल स्ट्राइक, और स्पॉन्टेनियस रोड ब्लॉक, यानी कि स्वेच्छा से लोगों का रोड ब्लॉक कर देना अनफोर्स तरीके से। अब कॉल फॉर अ कंप्लीट शटडाउन, और पूरी तरीके से कहना आज भारत बंद है, आज देश बंद है, आज ये बंद है, तो कंप्लीट तरीके से शटडाउन कर देने का जो ये डिमांड करते हैं। और अ कैंपेन, और कोई ऐसा कैंपेन करते हैं टू फिल अप जेल्स बाय डिफाइंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, और जेल भरो आंदोलन जो लोग करते हैं, आंदोलन करते हैं, कैंपेन करते हैं, क्या करके, डिसओबे करके प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स मतलब वो ऑर्डर जो कि कुछ गलत करने से रोकते हैं, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, ठीक, प्रोहिबिट करना, निषेध करना, तो निषेध
कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कानून की लैंग्वेज में, मतलब लॉ की लैंग्वेज में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, उनकी अवज्ञा करते हुए जो ये अचानक से स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो पूरा देश बंद करने के लोग डिमांड करने लगते हैं और जेल भरो आंदोलन शुरू कर देते हैं। ईच ऑफ दीज इज नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस लीगल। स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो इनमें से कोई भी न्यायिक नहीं है, लीगल नहीं है, वैध नहीं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन एक तरफ तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए उसी समय पर दूसरी तरफ, इट इज एन इनएविटेबल पार्ट, लेकिन ये एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। मतलब ये तो होना ही होना है। डेमोक्रेसी में आप रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपसे अग्री करे, तो ये तो दिस इज सर्टेन टू हैपन, ये तो होना ही होना। इट इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना तो एक दिस इज अ सर्टेन थिंग टू हैपन, ये तो होनी ही होनी। इन दिस केस, इस केस में द कोर्ट राइटली नोट्स, कोर्ट जो है वो सही तौर पर, एक जस्ट तौर पर, है ना, राइटली नोट्स, नोट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाइदर नेगोशिएटेड विद द प्रोटेस्टर्स इन शाहीन बाग नॉट ट्राइड टू क्लियर द सीन। उसने नोट करते हुए ये बात कही कि प्रशासन ने ना ही प्रोटेस्टर्स के साथ, यानी कि हड़तालियों के साथ बात करी थी, जो अनशनकर्ता लोग थे, ना तो उनके साथ बात करने की कोशिश करी, नेगोशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं करी, कोई बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करी, और ना ही शाहीन बाग में सीन को क्लियर करने की कोशिश करी। कोर्ट ने ये बात सीधे तौर पर कही है कि ना तो उन्होंने सीन को क्लियर करने की कोशिश करी कि क्या चल रहा है वहां पे मामला, और ना ही उन्होंने अनशनकर्ताओं से बात भी की। Any finding that a peaceful protest had continued too long or in a place deemed inconvenient to others should not encourage the administration to seek early curbs on the freedom of assembly. बात को धीमे धीमे करके समझते चलिएगा। एनी फाइंडिंग, अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है बहुत लंबे समय से तक चली, ठीक, और एक ऐसे प्लेस पे चली जो कि ये समझा जाता है, डीम मतलब समझना, है ना, ऐसे कि समझा जाता है कि वो लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो रहा था। जिस प्लेस पर वो प्रोटेस्ट कर रही थी वो लोगों के आने जाने का रास्ता था, तो इनकन्वीनियंस हो रही थी उससे दूसरे लोगों को। शुड नॉट एनकरेज, प्रोत्साहित नहीं करता है, नहीं करना चाहिए प्रोत्साहित एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये सीख करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है फ्रीडम ऑफ असेंबली को, इकट्ठा होने की, यानी कि असेंबली की फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को ढूंढने का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता नहीं, मतलब ये अलाउ नहीं करता है, ठीक, कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, और तो ये सब चीजें मजबूर नहीं करती। आगे, आफ्टर द पैंडेमिक लेड टू द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, क्योंकि महामारी की वजह से जो है ये जो प्रोटेस्ट थी ये बंद हुई, देयर वॉज लिटिल लेफ्ट फॉर एडजुडिकेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन के लिए, बातचीत के लिए, मध्यस्थता के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, नाम मात्र का बचा। प्रोटेस्ट चल रही थी, प्रशासन ने बात नहीं करी, जल्दी से जल्दी कोशिश करी कि मार पीट के, स्ट्रॉन्ग आर्म का प्रयोग करके किस तरह से लोगों को भगाया जाए, ठीक है। तो उसके बाद आ गई महामारी के बाद तो कोई बात ही नहीं, बात दफा हो गई, सब चली गई, तो क्या हुआ लोगों के असहमत होने का, है ना, तो उसका तो कुछ, उनके डिसेंट का क्या हुआ, तो वही बात यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट हमने कहा, ऑथर कह रहे हैं, एंड द कोर्ट्स रिमार्क्स माइट कम अक्रॉस एज अ ग्रेचुइशियस ऑफरिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर्स लुकिंग टू डीलेजिटिमाइज प्रोटेस्ट। और ये जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं, जो टिप्पणी है, वो तब आई हैं, उस टाइम पर आई हैं कि जो कि एक ग्रेचुइशियस ऑफरिंग है। मतलब कैसी ऑफरिंग है? एक ग्रेचुइशियस मतलब एक तरीका है, ग्रेचुइस तरीका है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, अधिकारियों का, जो कि प्रोटेस्ट को अवैध घोषित करना चाहते हैं। वो चाहते ही ये हैं कि जितनी की जितनी प्रोटेस्ट हैं वो सबकी सब अवैध हो जाए, इस तरीके से नहीं हो तो किसी और तरीके से अवैध घोषित हो जाए। तो उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कोर्ट की ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी। फॉलोइंग द अर्लियर जजमेंट दैट एनी बंद इज इलीगल, इस जजमेंट के बाद कि कोई भी बंद जो है, किसी भी प्रकार का बंद, चाहे भारत बंद, चाहे देश बंद, चाहे राष्ट्र बंद, चाहे कोई सिटी बंद, किसी भी प्रकार का बंद जो है इलीगल है, ठीक, न्यायपूर्ण नहीं है। कोर्ट्स रूटीनली स्टेड सेक्टर वाइड स्ट्राइक्स, कोर्ट ने यानी कि जो जितने भी न्यायालय थे, कोर्ट्स ने हर बार लगातार स्टेड सेक्टर वाइड स्ट्राइक्स, उन्होंने सेक्टर वाइड स्ट्राइक्स के बारे में भी कोई ना कोई टिप्पणी दी,
ठीक, कुछ ना कुछ किया। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग इन द असर्शन that protest should be confined to designated places। और दूसरा तथ्य, एस्पेक्ट मतलब दूसरा पहलू ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग, अभी प्रेजेंट की अगर हम रूलिंग की बात करें, प्रेजेंट की शासन की बात करें, ठीक है, इज द असर्शन, जो कोर्ट की रूलिंग यानी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्टेटमेंट की बात करें, वो ये है, गवर्नमेंट के अभी करंट के एक रूलिंग की बात करें, करंट के असर्शन स्टेटमेंट की बात करें, तो वो ये है कि प्रोटेस्ट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू डेजिग्नेटेड प्लेसेस, यानी कि जो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहां तक नहीं चली जानी चाहिए प्रोटेस्ट, वहां पर नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं वहां तक प्रोटेस्ट कभी भी नहीं जानी चाहिए, शुड नॉट कन्फाइंड टू डेजिग्नेटेड प्लेसेस, निश्चित स्थानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होनी है, क्योंकि ये लोगों के आने जाने का रास्ता बाधित करेंगे, मुख्य मार्ग है, इसको बंद नहीं करना। एक रूलिंग ये भी आई थी, ठीक, एक असर्शन ये भी आया है करंट गवर्नमेंट की तरफ से। सच जुडिशियल सर्टिट्यूड, इस प्रकार का न्यायिक निश्चितता में एंड अप अंडरमाइनिंग द लार्जर डेमोक्रेटिक नीड, वो खत्म कर सकती है पूरी तरीके से अंडरमाइनिंग द लार्ज डेमोक्रेटिक नीड, कि पूरे बड़े तौर पर देखा जाए तो जो लोकतंत्र की जरूरतें हैं उसको पूरी तरीके से ये सब बातें उसको खत्म कर सकती हैं, ठीक है। नीड फॉर पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डाइसेंट, कि लोगों का मतभेद मतलब उनका मतांतर हो सकता है, जरूरी नहीं है जो प्रशासन कह रही है वो बात सब लोगों को सही लगे, तो फिर ये तो जो पब्लिक नीड है अपने ओपिनियन की तरह, किसी भी प्रकार के डिफरेंस की, मेरा ओपिनियन आपके साथ मैच नहीं करता, लेट्स से, तो ये मेरा पब्लिक एक्सप्रेशन पूरी तरह से खत्म कर देगा, है ना। अगर प्रशासन इस तरह की बातें करेगी तो इस तरह से तो लोगों का पब्लिक एक्सप्रेशन डाइसेंट का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वो किसी प्रकार का अपना मतभेद रख ही नहीं पाएंगे कि मेरा तो मत आपसे मिलता ही नहीं है। इन अ मैनर एंड प्लेस, उस तरीके से और जगह पर, दैट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, जिस तरह से कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। करते हैं ना हम लोग कैंडल मार्च, तो कितनी इफेक्टिव बात होती है, हम कितनी इफेक्टिव तरीके से अपनी बात कहते हैं। लेकिन अगर लोग कहेंगे ये भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, वहां भी नहीं बैठ सकते, अगर इस तरह से करंट रूलिंग बात करेगी, सरकार बात करेगी और नया नया स्टेटमेंट जारी करेगी, तो इतने बड़े लोकतंत्र की तो सर धज्जियां हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे। While notified demonstrations are subject to regulations, जो ऑलरेडी बता रखे होते हैं, पहले से नोटिफाई कर रखते हैं, इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, इस प्रकार के जो संबोधन होते हैं, ये हमेशा नियमों पर, है ना, रेगुलेशंस पर, निर्देशों पर से रिलेटेड होते हैं, हमेशा रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, कि ये कब होने वाले हैं और कहां होने वाले हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एक्सटेंड द सेम टू स्पॉन्टेनियस, ऑर्गेनिक एंड लीडरलेस प्रोटेस्ट ड्रिवन बाय अ कॉज। ये पॉसिबल नहीं है कि इन डेमोन्स्ट्रेशंस को बढ़ा देना चाहिए टू द सेम, इनको बढ़ा देना चाहिए, एक्सटेंड द सेम टू स्पॉन्टेनियस, एक स्वैच्छिक रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, वॉलंटरी, एक लीडर के बिना, और इस तरह के प्रोटेस्ट जो किसी कॉज की वजह से ड्रिवन होती हैं, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि इनको खींच लिया जाए, इनको बढ़ा लिया जाए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएशन होना चाहिए प्रोटेस्टर्स के साथ, आर्बिट्रेशन होनी चाहिए। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, द रूलिंग शुड नॉट फॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट को नहीं बनाना चाहिए, आधार नहीं बनाना चाहिए, द बेसिस फॉर सप्रेशन, दबाने का अधिकार, एक आधार नहीं बनाना चाहिए, ऑफ सच प्रोटेस्ट, इस तरह की प्रोटेस्ट को दबाने का आधार नहीं बनाना चाहिए, बाय द फोर्स ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार के द्वारा फोर्स का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके इस प्रकार की प्रोटेस्ट को दबाना नहीं चाहिए। बोथ प्रिंसिपल्स, दोनों के दोनों सिद्धांत, द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन द राइट टू प्रोटेस्ट, की दो सिद्धांत है, कौन कौन से, द नीड फॉर बैलेंस होना चाहिए कि हमारे पास हक है, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, और हमारे पास राइट है, हमारे पास अधिकार है कि हमें हमारा आने जाने का रास्ता भी फ्री होना चाहिए, मूवमेंट भी फ्री कर सकते हैं। और द रूल, ये रूल भी, दैट प्रोटेस्ट शुड टेक एट डेजिग्नेटेड स्पॉट्स, और प्रोटेस्ट वही होनी चाहिए जहां पर उनकी जगह निश्चित की गई है, आने जाने के रास्ते पे प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं आर सैल्यूटरी, लाभदायक है, फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासनिक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों ही ये क्या है, लाभदायक है। ठीक, प्रोटेस्ट भी होनी, लोगों का रास्ता भी आने जाने का ब्लॉक ना होना, और जहां पे वो स्पेसिफिक जगह मेंशन की गई है सिर्फ वहीं पर।
बट दीज कैन नॉट बिकम अनक्वेश्चनेबल एक्सियोम्स, लेकिन ये निर्विवाद सूक्तियां नहीं बन सकती। ठीक, जो कह दिया कि वो सही ही है, ये निर्विवाद सूक्तियां नहीं बन सकती। टू द पॉइंट ऑफ रेंडरिंग एनी एंड ऑल प्रोटेस्ट, कि सारी की सारी प्रोटेस्ट या किसी भी या सारी की सारी प्रोटेस्ट को बना दिया जाए, रेंडर मीन्स टू मेक, बना दिया जाए, दैट कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, ऐसा बना दिया जाए कि हर एक प्रोटेस्ट लोगों को इनकन्वीनियंस ही पहुंचा रही है, उनको असुविधा ही दे रही है। द टारगेट ऑफ द अदर स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट, जिसकी वजह से ये दिखाया जाए कि वो राज्य सरकार के बल प्रयोग का एक टारगेट ना बन जाए। हर एक प्रोटेस्ट जो ये दिखाकर लोग, सरकार जो है, राज्य सरकार अपना बल प्रयोग कर लेती है कि इस अनशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बल प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है, या वायलेंस करने की धमकी दे रहे हैं, चले जाओ वरना लाठी चार्ज हो जाएगी बहुत बुरी तरह, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं सामने से। तो हर एक, ये एक कहावत नहीं बन जानी चाहिए निर्विवाद रूप से कि हर एक प्रोसेस जो है, जो भी हो रही है, एनी एंड ऑल प्रोटेस्ट दैट कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो आके अपना बीच में आ जाएगी और क्या करेगी, उसको, उस प्रोटेस्ट को टारगेट बना लेगी अपने स्ट्रॉन्ग आर्म का, स्ट्रॉन्ग आर्म जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वायलेंस का, बल प्रयोग का टारगेट बना लेगी। क्लियर? यानी कि पूरे पैसेज में आपने ऑथर की एक टोन देखी, टोन किस तरह की चल रही थी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल शब्दों में सारे लॉजिक्स देते हुए, सारी चीजें समझाते हुए ऑथर ने सजेस्ट किया, सजेस्टिव पॉइंट्स, कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार के पास ये हक है, ये नहीं करना चाहिए। कहीं से कहीं तक किसी चीज की अवहेलना नहीं हुई, किसी को धिक्कार नहीं दिया गया, ठीक है, किसी की कोई खराबी नहीं की गई। ठीक, सजेस्टिव टोन है, पूरी पूरी बातों को सजेस्ट किया, हिंट दिया कि ऐसा करिए, तभी सूटेबल है, तभी लाभदायक है, तभी सही। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक, अब डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको अपना ओपिनियन बताना चाहिए, कि जैसे द नीड फॉर, की एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है या नहीं है दो चीजों के बीच में, राइट टू प्रोटेस्ट, अनशन करने का अधिकार, फ्री मूवमेंट का अधिकार, और ये नियम कि जो भी प्रोटेस्ट है वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर होनी चाहिए, यानी कि मतभेद भी जताइए, लोगों के आने जाने का रास्ता भी मत ब्लॉक कीजिए, इसका भी हमारा पूरा अधिकार है, और हम रास्ते में प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रोटेस्ट कहां कर सकते हैं, किन रास्तों में कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक है, इस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। कितने वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, ठीक है। अगर आप एसबीआई के एस्पिरेंट हैं तो भी आप ये लिखिए, यूट्यूब पे मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आईबीपीएस पीओ के एस्पिरेंट हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिए, ठीक। अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर का पेपर लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव का तो भी करिए, किसी भी तरह से जूनियर इंजीनियर का पेपर लिखेंगे एसएससी सीजीएल में, उसके लिए भी आपको मुझे ये लिख के देना है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप किस तरह से एक एसे फॉर्म करते हैं। मैं फिर बता देती हूँ, एसे को लिखने के बारे में कुछ बातें अपने माइंड में घर कर लीजिए। सबसे पहले तो स्टिक टू योर वर्ड लिमिट, ठीक, प्लस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपनी बात बता दीजिए। उसके बाद जब बॉडी आए तो वो 2 से 3 पैराग्राफ्स की ही हो, उससे ज्यादा की बॉडी ना हो, ठीक है, जहां पर आप मेन पूरा जिस्ट बताएंगे। इंट्रोडक्शन में आइडिया दे दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर बॉडी में पूरा का पूरा जिस्ट दीजिए, कंप्लीट डिटेल्स बताइए। कंक्लूजन में अलग शब्दों के साथ, जो कि ना इंट्रोडक्शन में मेंशन है ना बॉडी में मेंशन, अलग शब्दों के साथ, मगर पूरी बात का कंक्लूडिंग सेंस क्या निकल रहा है वो कंक्लूजन में रखिए। कोशिश करिए ज्यादातर तौर पर पॉजिटिव भी बताइए, थोड़ा सा नेगेटिव है तो वो भी बताइए, लेकिन खुद ब खुद किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। जब आप ऐसे लिखते हैं तो ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, जितना न्यूट्रल रह सकते हैं उतना पॉसिबल करिए कि रहिए, ठीक है। शब्दों को बार बार रिपीट मत करिए, और ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स को जितना हो सके कम करिए। अब हम समझते हैं ग्रामर, ठीक है, क्योंकि अब तक तो हमने एक टेक्निकल शब्दों में बात करी, अब हम ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर, जिससे हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकेम अ पोटेंट सिंबल। सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, नाउन, ठीक, चिन्ह, चिन्ह।
नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमेशा और हमेशा क्या होगा? एक विशेषण, एक एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? नाउन को हमेशा क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी नाउन के लिए सिंगुलर तौर पर आप हमेशा और हमेशा क्या देखेंगे? जो कि काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात नहीं कर रहे, जो कि काउंटेबल है। हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कि डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है। डिटरमाइनर सिंपल शब्दों में बोलूं तो आर्टिकल ए एंड द। तो अब जब भी आपको ए एंड द दिखाई दे ना, तो इतनी बात तो समझ ही जाइएगा कि ए एंड द का प्रयोग हुआ है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि क्या क्लियर है? क्लियर ये चीज है कि वहां पर नाउन तो है ही, नाउन की प्रेजेंस है तभी ए या एन आता है। अगर नाउन की प्रेजेंस ना हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ओट टू। ओट टू एक मॉडल होता है और हर मॉडल के बाद ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसे हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, एक होती है सिंपल हेल्पिंग वर्ब, दूसरे होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब will, would, can, could, shall, should, may, must, might, need, ought to, dare, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती है। क्लियर? हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और दूसरी कोई फॉर्म नहीं आती है। तो यानी कि इतना तो क्लियर है कि ought to के बाद टेक जो लिखा है वो सही लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेकिंग, टुक, टेक्स कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अभी हम दूसरी बात करते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है टू, एक से ज्यादा है। ठीक, एडजेक्टिव है, वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एक से ज्यादा राइट्स की बात हुई है। इसके नाउन कैसा आया है? प्लूरल नाउन आया है। एक से ज्यादा अधिकारों की बात हुई है जो एक दूसरे से कैसे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभास जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए यहां पर राइट नहीं लिखा, क्या लिखा? राइट्स लिखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है? प्रोटेस्ट, प्लूरल नाउन बाय देयर वेरी नेचर, अपने खुद के नेचर से ही आर लगा हुआ है। ठीक, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या ग्रामर सीख सकते हैं। अगेन मैं वही बात आपको बताऊंगी कि हर एक मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए ये शुड क्या है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब क्या है? मॉडल है। क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए एनकरेज लिखा हुआ है, ना एनकरेजेस लिखा है, ना एनकरेज्ड लिखा है, ना एनकरेजिंग लिखा है। क्लियर? आगे देखिए। अब फ्लैश स्ट्राइक, मैंने आपसे कहा ना ए एंड द क्या शो करते हैं? नाउन की प्रेजेंस शो करते हैं। क्लियर? क्या शो करते हैं? नाउन की प्रेजेंस। तो फ्लैश स्ट्राइक एक नाउन है और इसीलिए उसको क्वालिफाई करने के लिए डिटरमाइनर यानी कि आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है। जब आप अ, एन या द देखें तो समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा उसके बाद इस्तेमाल होने वाला है? नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कॉल फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डिमांड। ठीक, मांगना, आस्क फॉर, डिमांड करना, कॉल फॉर। ठीक, चलिए आगे देखिए। लिखा हुआ है नाइदर नॉर की बात हुई है, नाइदर नेगोशिएटेड, यानी कि नाइदर के साथ क्या लिखा है? वर्ब लगा हुआ है। तो नॉर के साथ भी वर्ब लगा हुआ है। लॉ ऑफ पैरेललिज्म, लॉ ऑफ पैरेललिज्म, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये स्पेसिफिक कंजंक्शंस हैं। इनके पहले पार्ट के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा, इनके दूसरे पार्ट के साथ भी वही पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। इधर वर्ब यूज करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद भी वर्ब यूज करेंगे। नाइदर के बाद अगर आपने एडजेक्टिव लगाया होता तो नॉर के बाद भी आपको एडजेक्टिव लगाना है। नाइदर के बाद अगर आपने नाउन लगाया होता तो नॉर के बाद भी आपको नाउन लगाना था। नाइदर के बाद अगर आपने प्रपोजिशन लगाया होता तो नॉर के बाद भी आपको क्या लगाना पड़ता? प्रपोजिशन लगाना पड़ता। लॉ ऑफ पैरेललिज्म। ठीक, अब मैम आपको कैसे पता चला कि नेगोशिएट वर्ब है? नेगोशिएट मतलब बातचीत करना। ठीक, बातचीत करना, चीजों को कॉन्वर्सेशनल टर्म्स में लेकर आना।
तो ये क्या शो कर रहा है, एक एक्शन शो कर रहा है, इसलिए ये हो गया वर्ब। आगे देखिए, ट्राइड मतलब कोशिश करना, ये भी एक वर्ब है, एक एक्शन शो कर रहा है, काम एक क्रिया शो कर रहा है, तो ये भी एक वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा था, मुझे कहीं अपस्ट्रॉफी एस का एक रूल दिखाई दिया था, तो मैंने सोचा था कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी इस बारे में। हाँ, दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन का ये रूल है कि कन्फाइंड के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। कन्फाइंड के साथ हमेशा और हमेशा टू लगता है। देखिए मिल गया मुझे वो बात कि कोट्स रिमार्क, कोट जिस तरह से ये दा लगा है, तो दा से आपको इतना तो समझ में आ गया कि नाउन है कोट, ठीक। और नाउन की एक और पहचान होती है, सिर्फ नाउन ही ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिस पर अपस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है। प्रोनाउन पर अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, सिर्फ नाउन पर ही अपस्ट्रॉफी एस लगता है। इसलिए कोट्स रिमार्क्स मतलब कोर्ट के रिमार्क्स, कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट ने जो कहा है वो, कोट्स अपस्ट्रॉफी एस। अपस्ट्रॉफी एस क्या शो करता है, का की के संबंध शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। रूलिंग मीन्स गवर्नमेंट, शुड मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल क्लियर हो गया। आगे सप्रेशन कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि किसी को दबाना, ऑप्रेस करना, उसको सप्रेस करना, ठीक, दबाव डालना उस पर, प्रेशराइज करना। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ION लगता है वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्लियर। आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था, फ्रूटफुल था और आपने यहां से बहुत कुछ सीखा। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लस अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उसको भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, अंटिल देन, कार्पे डियम।